बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटर्स, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो इस चैप्टर में हमने कंक्लूड करना है। इसमें अगर आप रिकॉल करें कि जब हमने फीडबैक वाला टॉपिक पढ़ा इसी वीक में, उस फीडबैक वाले टॉपिक में हमने ये देखा कि एक्चुअली में अगर हमारे पास एक एम्पलीफायर हो और उस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन हो ए, आप उस एम्पलीफायर की आउटपुट को वापस किसी सर्किट के ज़रिए, जिसको फीडबैक सर्किट कहा जाता है, वापस इनपुट की जानिब जो है वो लेकर आते हैं। और लेट्स सपोज उस फीडबैक सर्किट का जो फीडबैक फैक्टर है वो है बी, और उसको हम इनपुट के साथ जो है वो मिला देते हैं। तो इस तरह के सर्किट का जो ओवरऑल वोल्टेज गेन था, यानी इसको वी आउट कह लें, इसको वी इन कह लें, तो वो जो ओवरऑल वोल्टेज गेन था वो बराबर था ए ओवर 1 माइनस प्लस ए बी। और यहाँ पर माइनस का सिंबल जो था वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए है, और ये जो पॉजिटिव का सिंबल है ये नेगेटिव फीडबैक के लिए है। ठीक है, इस चीज़ को रिकॉल कर लें कि ये जो ओवर में नेगेटिव का साइन है ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, खैर अब मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो नेगेटिव वाला सिंबल जो है वो रख लेता हूँ, यानी मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन ये पढ़ी थी कि अगर ए बी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो उस वक्त ये जो ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा, जिसको आप लेट्स सपोज ए डैश का नाम जो है वो दे दें, ये जो ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मींस के बग़ैर किसी इनपुट के आपको आउटपुट मिलेगी। और वहाँ पर भी हमने कहा था इस तरह के सर्किट को क्या कहा जाएगा, ऑसिलेटर कहा जाएगा। का मतलब है कि अब हमें इनपुट के ऊपर कोई एसी सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसी सिग्नल नहीं देना तो फिर कौन सा सिग्नल देना पड़ेगा, डीसी तो लाजमी है ना, क्योंकि एम्पलीफायर जो है वो चलता ही किस चीज़ से है, बाइसिंग से चलता है। जब तक आप एम्पलीफायर को एक्टिव रीजन में नहीं लेकर आएंगे, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक वो एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि आपने क्या काम करना है, बग़ैर किसी एसी इनपुट के, यानी इनपुट पे कोई अल्टरनेटिंग सिग्नल दिए बगैर आउटपुट पे आपको क्या मिल जाएगा, एक अल्टरनेटिंग सिग्नल जो है वो मिल जाएगा। तो अब आप ऑसिलेटर को डिफ़ाइन करें कि ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप देखें, रेक्टिफायर जब आपने पढ़ा, आपने कहा रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट वोल्टेज, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऑसिलेटर रेक्टिफायर का बिल्कुल उल्ट है। ठीक है, इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है कि ये उल्ट काम कर रहा है, कि ये डीसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसी में। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपके घरों में यूपीएस लगा हुआ है, और यूपीएस क्या काम करता है, उसके साथ आप एक डीसी बैटरी 12 वोल्ट की लगाते हैं, और जब वापडा की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो वही 12 वोल्ट की बैटरी को यूपीएस कन्वर्ट करता है एसी में, यानी डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यूपीएस के अंदर क्या चीज़ होती है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको इन्वर्टर कहा जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ उसमें इन्वर्टर लगा हुआ है। तो एक्चुअली में वो एक ऑसिलेटर सर्किट है। अब ऑसिलेटर पता चल गया कि इसका मतलब है आपने इनपुट पे कोई एसी सिग्नल नहीं देना, कोई अल्टरनेटिंग सिग्नल नहीं, आउटपुट पे आपको अल्टरनेटिंग सिग्नल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है ऑसिलेटर अगर आपने बनाना है तो अपने जहन में जो है ना वो 2 कंडीशन जो है वो रख लें। ठीक है, पहली चीज़ कि ऑसिलेटर उसी वक्त बनेगा जब सर्किट कौन सी शक्ल में होगा, क्लोज लूप की शक्ल में होगा। ठीक है, और इस लूप में 2 रास्ते हैं, एक है लेफ़्ट से राइट साइड पे, यानी इनपुट से आउटपुट वाली साइड पे जाने का रास्ता, एक है राइट से लेफ़्ट यानी आउटपुट से इनपुट वाली साइड पे जाने का रास्ता। तो ये दोनों रास्ते जो है वो क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये मिल के क्या करते हैं, एक क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये सीधा रास्ता और ये उल्टा रास्ता दोनों के गेन्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये जो a इंटू बी है इसको कहा जाता है लूप गेन। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि लूप गेन मस्ट बी यूनिटी, 1 होना चाहिए। यानी अगर इसका गेन है 100 तो इसका गेन होना चाहिए 1/100,
दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 का मतलब क्या होगा कि आउटपुट एक फिक्स्ड लेवल के ऊपर क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, फीडबैक कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक हमने ये कहा था कि आउटपुट जब वापस इनपुट पे पहुँचे तो इनपुट पे मौजूद पहले से जो छोटा सा सिग्नल है उस सिग्नल के साथ इन फेज़ होना चाहिए। तो इन फेज़ उसी वक्त होता है जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 डिग्री के बराबर होती है, या उसको यूँ भी कहा जा सकता है 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं साइन वेव का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, या डिग्रीज़ में जो है वो क्या होता है 360। इट मीन्स कि लूप गेन मस्ट बी यूनिटी। और दूसरी कंडीशन क्या है, द फेज शिफ्ट, टोटल फेज शिफ्ट अराउंड दिस क्लोज्ड लूप मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये आपके पास दो कंडीशंस हैं ऑसिलेटर को बनाने की। अब ऑसिलेटर की ना दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। किस बेस पे कैटेगरीज होती हैं, आउटपुट पे जो वोल्टेज आता है ना, आपको जो वोल्टेज मिल रहा है, ऑसिलेट का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल जो है वो मौजूद तो होंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग जो है वो वेव फॉर्म उसकी होगी, लेकिन वो जो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है वो किस तरह की है। अगर तो वो साइन वेव जैसी है तो उसको साइनोसाइडल कहा जाएगा, ठीक है। और अगर वो साइन वेव जैसी नहीं है तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, नॉन साइनोसाइडल, ठीक है। और ये जो नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स होते हैं इनको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहा जाता है। यानी असल ऑसिलेशन जो है वो स्मूथ या हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है वो साइनोसाइडल वेव की शक्ल में होती हैं। आपने ये वेवलेंथ ऑसिलेशन में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। और जो नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर हैं वो साइन वेव के अलावा कोई भी शेप जो है वो नॉन साइनोसाइडल होगी। तो ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म आपने बना ली। और दूसरी, जैसे हमारे घरों में वावड़ा की तरफ से सिग्नल आता है वो इसी तरह का होता है साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो एसी जनरेटर जनरेट करता है। और नॉन साइनोसाइडल जो है वो इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, मसलन जैसे ये कि इस टाइप की जो है वो वेव आपको मिल रही है जिसको रेक्टेंगुलर वेव कहा जाता है। अगर इस शेप में हो तो इसको स्क्वायर वेव भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो ट्राईएंगुलर वेव भी जो है वो हो सकती है, जैसे ये ट्राईएंगल की शेप में जो है वो मौजूद हो, या जो है वो साटूथ वेव की शक्ल में हो सकती है। तो जैसे भी है, ऑसिलेटर की जो आउटपुट होती है वो पीरियोडिक होती है, ठीक है। यानी अपने आप को एक फ़िक्स्ड इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट ज़रूर करती है, ठीक है। और जो है वो दूसरी चीज़ है कि वो अपने आप को जो है वो इस तरह से अल्टरनेट करती है, यानी कांस्टेंट नहीं रहती, डीसी की तरह वो चेंज होती रहती है। तो ऑसिलेटर की बेसिक आपने कंडीशन पढ़ ली। अब ऑसिलेटर जो है वो बनाया कैसे जाता है, आपने देख लिया कि ऑसिलेटर के दो हिस्से होने चाहिए। एक होना चाहिए एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर बनाने के लिए तो हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर लेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो इट मीन्स कि एम्पलीफायर तो हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है फीडबैक सर्किट। अब ये जो फीडबैक सर्किट है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। फीडबैक सर्किट्स, या तो फीडबैक सर्किट के अंदर क्या चीज़ लगी हुई होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर का बना हुआ एक सर्किट होता है, उसे कहा जाता है एलसी फीडबैक सर्किट। या फीडबैक सर्किट के अंदर क्या मौजूद होता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर होता है, उसे कहा जाता है आरसी फीडबैक सर्किट, ठीक है। तो दोनों जो सर्किट्स होते हैं उनके ज़रिए जो है वो क्या किया जा सकता है, एक ऑसिलेटर बनाया जा सकता है। तो हम बेसिकली एलसी जो सर्किट है उसकी बात पहले कर लेते हैं कि जो एलसी सर्किट है वो किस तरह से ऑसिलेशन जो है वो क्या करता है, पैदा करता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक ऑसिलेटर जो हम बनाएंगे और उसकी वर्किंग के बारे में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके सामने जो है एक कैपेसिटर और बिल्कुल कैपेसिटर के साथ पैरेलल में एक इंडक्टर जो है वो लगा देता हूँ। इसकी इंडक्टेंस L कह दें, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C कह दें। और फ़र्ज़ कर लें कि आपने फ़िलहाल यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स यानी कि एक बैटरी लगा दी है, और यहाँ पर ना दो स्विचेज़ हैं। एक स्विच है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, ठीक है, चलें एक ही स्विच जो है वो कह लेते हैं, इसके साथ लगा हुआ है, और वो मूवेबल स्विच है। आप क्या करें, उस मूवेबल स्विच को फ़िलहाल पॉइंट नंबर A के साथ कनेक्ट कर दें। जब पॉइंट A से कनेक्ट करेंगे तो ये जो बैटरी है या ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इस कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देगा, और इस कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी,
और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला है 1/2 CV²। अब ये एनर्जी इसने स्टोर कर ली। स्टोर करने के बाद आप क्या करें, इस मूवेबल स्विच को यहाँ से ओपन कर लें। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी क्योंकि ओपन सर्किट एनर्जी कहीं यूटिलाइज तो हुई नहीं है। अब आप उसी स्विच को इस पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दें। अब होगा क्या कि जिस वक्त आपने इसको पॉइंट बी से कनेक्ट किया उस वक्त कैपेसिटर फुली चार्ज है। फुली चार्ज का मतलब है कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज और कितना है V, इतना वोल्टेज मौजूद है। लेकिन जैसे ही आपने इसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, कैपेसिटर अपनी एनर्जी किसको देना शुरू कर देगा, इंडक्टर को। अब देखें ये कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट में पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव शो कर रहा हूँ इस वक्त। तो होगा क्या, पहले क्वार्टर में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी अपने अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो इंडक्टर को दे देगा। और इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर ज़रूर कर लेता है लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मीन्स कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो कैपेसिटर का वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता होता कितना हो गया, 0 हो गया। तो इट मीन्स कि सबसे पहला काम आपने ये किया कि इनिशियली आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया। उस वक़्त इंडक्टर के पास जो है वो कोई एनर्जी मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के पास मौजूद थी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मैक्सिमम था। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि कैपेसिटर जो है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब है कैपेसिटर ने अपनी सारी एनर्जी जो है वो किसके हवाले कर दी, इंडक्टर के हवाले कर दी। ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर वोल्टेज ज़रूर 0 हो गया लेकिन एनर्जी जो है वो इंडक्टर के पास मौजूद है। उसकी ये जो टर्न्स हैं, कॉइल्स हैं, इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसने उस एनर्जी को क्या किया हुआ, स्टोर किया हुआ। अब आप जानते हैं कि शुरू में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडक्टर को क्या कर रहा होगा, फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, इतना इंडक्टर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इंडक्टर इज़ फुली फ्लक्स्ड, कि इंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्स मौजूद है। तो कैपेसिटर जो है वो इंडक्टर को फ्लक्स कर रहा है, यानी इसके अंदर फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा है शुरू में ज़्यादा, लेकिन जब इसकी अपनी एनर्जी कम होती जा रही है तो कम फ्लक्स। और आप जानते हैं इंडक्टर लेंज़ेज़ लॉ के ऊपर वर्क करता है, और लेंज़ेज़ लॉ क्या कहता है कि इंडक्टर हर उस सोर्स को अपोज़ करता है जो इसमें कोई ना कोई तब्दीली लाने की कोशिश करता है। अब जब कैपेसिटर का चार्ज कम होगा तो कैपेसिटर को कम फ्लक्स प्रोवाइड करेगा। इंडक्टर की कोशिश ये होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या करे, उससे हासिल करे। और ज़्यादा फ्लक्स उस वक्त होगा जब ये अपनी ऊपर वाली साइड को क्या कर लेगा, नेगेटिव, और नीचे वाली साइड को क्या कर लेगा, पॉजिटिव। क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव करने से ये पॉजिटिव को क्या कर सकेगा, अट्रैक्ट कर सकेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट अपनी तरफ ड्रॉ कर सकेगा। तो इट मीन इसे कहा जाता है कि इंडक्टर ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स कर लिया, उल्ट कर लिया है। ठीक है, अब जब इंडक्टर ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स कर लिया तो इंडक्टर क्या काम करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर को रीचार्ज करेगा। पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ था और डिस्चार्ज होकर उसने एनर्जी इंडक्टर को दे दी थी, लेकिन जैसे ही वो फुली डिस्चार्ज हुआ इंडक्टर साहब ने अपनी जो पोलैरिटी है उसको ऐसे किया कि नीचे वाली साइड पॉजिटिव कर ली, ऊपर वाली साइड क्या कर ली, नेगेटिव कर ली, लेंज़ेज़ लॉ की रूह से। और अब इसने कैपेसिटर को रीचार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन कैपेसिटर को जब ये रीचार्ज करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अब नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा तो करंट यूँ पॉजिटिव से यूँ नेगेटिव की तरफ जाएगा। इट मीन्स अब कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ऊपर वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स अब कैपेसिटर के ऊपर ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दोबारा से दे बैठा है। अब कैपेसिटर से दोबारा जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जी इंडक्टर ने सारी एनर्जी मुझे दे दी है। कैपेसिटर भी बहुत सखी जो है वो डिवाइस है, तो ये अपनी एनर्जी फिर क्या करेगा, इंडक्टर के हवाले करेगा। अब ये इंडक्टर को एनर्जी देना शुरू कर देगा। इसका मतलब है जब ये कैपेसिटर को इंडक्टर को एनर्जी देना शुरू करेगा तो ये अपनी सखावत जो है वो दिखा रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इट मीन्स के पोटेंशियल जो है वो इसके क्रॉस दोबारा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
जब पोटेंशियल ज़ीरो हुआ तो इंडक्टर को गुस्सा चढ़ जाएगा कि जी पहले तो आप फ्लक्स मुझे मैक्सिमम दे रहे थे, आप फिर दोबारा से आपने जो है वो मेरे साथ जो है वो ज़्यादती शुरू कर दी कि आपने चार्ज को डिक्रीज़ कर दिया। तो अब फिर क्या करेगा, ये नीचे वाली साइड को नेगेटिव कर लेगा, लालच देगा इसको कि भाई मेरे पास नेगेटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आओ और ज़्यादा करंट आए, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर भी मजबूर है, वो तो अपनी सखावत जो है वो दिखा चुका, यानी वो अपनी एनर्जी तो दे चुका। तो इट मीन्स कि इस वक्त इंडक्टर के पास दोबारा से क्या आ गई है, मैक्सिमम एनर्जी आ गई है, लेकिन इंडक्टर ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को फिर कोलैप्स कर लिया है ताकि कैपेसिटर से और जो है वो एनर्जी गेन कर सके, जो कि उसका ख्वाब ही रहेगा। मज़ीद तो गेन कर ही नहीं सकता, जितनी एनर्जी बेचारे के पास थी कैपेसिटर वो तो दे चुका। अब इंडक्टर क्या काम करेगा, अब इंडक्टर सखावत दिखाएगा, कैपेसिटर को रिचार्ज करेगा। अब इस तरह से रिचार्ज करेगा कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, दोबारा नेगेटिव। तो इसका मतलब है कैपेसिटर दोबारा से रिचार्ज होगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में रिचार्ज होगा, ओरिजिनल डायरेक्शन में। जो स्टेप नंबर 1 में जिस डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज हुआ था उसी डायरेक्शन में कैपेसिटर क्या होगा, रिचार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शुरू में बस क्या काम किया, कैपेसिटर को थोड़ी सी एनर्जी दी और देने के बाद बैटरी को हटा लिया। अब ये कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान जो वो शटल कॉक वाला हिसाब है ना, वो स्टार्ट हो गया। इधर से शटल इसके कोट में, इधर से शटल इसके कोट में, और ये ऑसिलेशन जो है वो चल रही है। इधर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में, इधर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस है ना, ये चलती रहेंगी इनके दरमियान, और एक साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं ये कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो प्योर तो होते नहीं हैं, यानी ऐसे तो नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो और कोई एनर्जी जो है वो क्या कर सकें, यानी ज़ाया ना करें। कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो इधर उधर ज़ाया हो ही जाती है, सर्किट के अंदर जो इम्परफेक्शंस मौजूद होती हैं उनके अंदर। और वैसे भी आप जानते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स किसी कंडक्टर से बनी हुई है। कंडक्टर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर की जो कॉइल है वो भी किसी वायर से बनी हुई है, वायर की कोई ना कोई जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ज़रूर होगी। तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट ज़रूर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये काम ज़्यादा देर तक, ये जो ऑसिलेशन है ना, अपने आप को सस्टेन नहीं रख सकेंगी। इस तरह की ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, इस तरह की ऑसिलेशन को कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी स्टार्ट में तो एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, बाद में एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली जो है वो यूँ कम होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल ऑसिलेशन क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, वीकन हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑसिलेशन सस्टेन रहें, अपनी जो लेवल है यानी अपने जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या रखें, कांस्टेंट रखें, मेंटेन रखें, तो फिर जो एनर्जी सिस्टम में से ज़ाया हो रही है, यानी जो डैम्पिंग की वजह से ज़ाया हो रही है, वही एनर्जी सिस्टम के अंदर किसी न किसी तरह से ऐड करनी पड़ेगी। यानी जो लॉस हो रहा है उस लॉस को कंपनसेट तो करना पड़ेगा, वो नुकसान पूरा करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी। वो नुकसान कैसे पूरा किया जा सकता है, वो किसी एम्पलीफायर की मदद से किया जा सकता है। तो इसका मतलब है फीडबैक सर्किट क्या काम कर रहा है, ऑसिलेटर में दो हिस्से थे ना, एम्पलीफायर एंड फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट ऑसिलेशन पैदा करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और जो एम्पलीफायर है वो क्या कर रहा है, वो आपके नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहा है कि फीडबैक सर्किट ऑसिलेशन तो स्टार्ट करवा देता है, एक फ़ायदे का काम तो कर दिया कि इसने ऑसिलेटर वाला बिहेवियर तो शो करवा दिया, लेकिन इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि एनर्जी को ज़ाया होने से रोक सके। वो जो एनर्जी ज़ाया हो रही है उसको कंपनसेट कौन कर रहा है, उसको एम्पलीफायर कंपनसेट कर रहा है। और एम्पलीफायर को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, डीसी सोर्स से एनर्जी मिल रही है। तो इट मीन्स कि आपने डीसी सोर्स से एनर्जी ले के ऑसिलेशन स्टार्ट की, उसके बाद उसी डीसी सोर्स की ड्यूटी ये लगाई कि आप एम्पलीफायर को उतनी एनर्जी देते जाएं जितनी एनर्जी आउटपुट में से हमारी ज़ाया होती जा रही है, ताकि आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहे और मेंटेन रहे। तो ये ऑसिलेटर है, यानी जिसके अंदर दोनों ही सर्किट एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और कंडीशन ये है कि आपका जो ओवरऑल गेन है वो 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी जितना लॉस हुआ उतना लॉस यहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। 1 होने का मतलब है 100% होना चाहिए गेन। और दूसरी चीज़ है कि जो ये काम उसी वक्त पॉसिबल है जब फीडबैक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव फीडबैक उसी वक्त होगा जब ये कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर नेगेटिव फीडबैक हुआ तो गेन को मज़ीद जल्दी से डैम करवा देगा, ज़ीरो करवा देगा। तो इसलिए ये ऑसिलेटर की कुछ बेसिक सी जो पहले बताना लाजमी है। अब मैं यहाँ पर ऑसिलेटर का सर्किट आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, और सर्किट ड्रॉ करने के बाद जो है हम उसकी वर्किंग के बारे में जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो हम सर्किट बनाएंगे हम उसमें कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है वो इस्तेमाल करेंगे।
मैं यहाँ पर जो है वो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर वाली कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो एक चीज़ कि एमीटर को तो आप कर चुके हैं कॉमन, ये आप एमीटर को कॉमन कर लें, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ से मिलती है? आउटपुट तो मिलती है कलेक्टर से, और हमने कहा है कि हमने आउटपुट वोल्टेज को वापस क्या करना है, फीडबैक करना है इनपुट की तरफ, और इनपुट कहाँ पर दे रहे हैं, बेस पे। अब फीडबैक करने के लिए हमने कहा था कि हम यहाँ पर लगाएंगे एक LC सर्किट। तो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, इस कैपेसिटर को क्या नाम दे दिया, C1 का, और बिल्कुल इसके पैरेलल में यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया, और इंडक्टर को नाम दे दिया L1, इसकी इंडक्टेंस L1 कह दें, और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी बैटरी के वोल्टेज को क्या नाम दे दिया, VCC, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से जुड़ गया और नेगेटिव इधर से जुड़ गया। यानी बजाय इसके कि मैं यहाँ पर वो बैटरी यूँ शो करूँ, ठीक है, जैसे यूँ शो की जाती है कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इधर जुड़ जाता है और पॉजिटिव इधर जुड़ जाता है, वो सर्किट को यानी बुरा या कम्प्लेक्स करने की कोशिश है। आप सिर्फ यहाँ पर ना प्लस VCC लिख दें, इसका अंडरस्टूड मतलब यही है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से कनेक्टेड है और नेगेटिव जो है वो ग्राउंड या रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपने क्या कर दिया, सर्किट ड्रॉ कर दिया। अब इनपुट पे बाइसिंग देनी है, ठीक है। एक तरीकाकार ये होता है कि आप इनपुट के ऊपर बाइसिंग जो है वो देते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसके ज़रिए देते हैं, आप सेम उसी बैटरी के ज़रिए देते हैं जिस बैटरी से आप आउटपुट के ऊपर यानी आउटपुट यानी कलेक्टर के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, बाइसिंग कर रहे हैं। सेम उसी बैटरी से आप क्या करेंगे, ये बेस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के अब यही वाली जो बैटरी है ये आउटपुट वाली साइड को भी बाइसिंग कर रही है, और यही वाली बैटरी जो है वो इनपुट वाली साइड को भी क्या कर रही है, बाइसिंग प्रोवाइड कर रही है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो नाम दे देता हूँ कि ये RB है। अब आउटपुट वोल्टेज को वापस क्या करना था, फीडबैक करना है। अब फीडबैक कैसे किया जाए, फीडबैक का तो मतलब है आउटपुट को इनपुट के साथ किसी तरह से जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आप क्या करें, यहाँ पर एक और कॉइल ले लें, ठीक है। कॉइल का मतलब है एक और इंडक्टर ले लें, और उस इंडक्टर को बिल्कुल L1 के पैरेलल में लगा दें, L2। अब जैसे ये देखें, ये ट्रांसफार्मर वाली शक्ल बन गई है। L1 को आप प्राइमरी कॉइल समझ सकते हैं और L2 को आप क्या समझ लेंगे, सेकेंडरी कॉइल। अब जो L2 के अक्रॉस EMF इंड्यूस होगा या वोल्टेज पैदा होगा, वो कहाँ पर मिल रहा है, वो बेस के ऊपर जो है वो मिल रहा है, ठीक है। अब आप ज़रा देखें, यहाँ से हमारी जो है वो आउटपुट, यहाँ से हम जो है वो क्या लेंगे, आउटपुट सिग्नल जो है वो जनरेट करेंगे। कैसे होगा, कैसे, जैसे ही ये सर्किट को ऑन किया जाएगा उस वक़्त इस बैटरी से करंट आएगा और इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। जब कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, अब आप जानते हैं कि वो कैपेसिटर ने इंडक्टर को एनर्जी देनी है, इंडक्टर ने कैपेसिटर को। इसका मतलब है इस सर्किट में ऑसिलेशन उसी लम्हे स्टार्ट हो जाएंगी। वो जो ऑसिलेशन स्टार्ट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी इसके बराबर, क्योंकि किसी भी LC सर्किट की जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वो निकाली जाती है इस फार्मूले से। वो लम्हा जहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होती है, वहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट होती हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला है 1/2πfc। इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है 2πfl। ये वाला f इधर चला जाएगा, इस f से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, f², और ये 2π और l इधर आ जाएगा, तो एक 2π पहले से मौजूद है, 4π² हो जाएगा, c है और l है, तो ये बन जाएगा इसमें। और फिर फ्रिक्वेंसी का आप फार्मूला जो है वो निकाल लें स्क्वायर रूट लेके। तो ये जो LC रेजोनेंट सर्किट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटर की जगह C1 था, इंडक्टर की जगह L1 था, तो आप यहाँ पर यूँ पुट कर दें, यहाँ पर यानी सबस्क्रिप्ट में 1 लगाते जाएँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन आ जाएगी। अब आपने बिल्कुल ये भी पढ़ा कि ये जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान 180 डिग्री का फेस शिफ्ट पैदा करता है। अब जो ओवरऑल फेस शिफ्ट है वो दो तरह के सर्किट्स की वजह से पैदा होना है। किन किन सर्किट की वजह से, एक होना है एम्पलीफायर की वजह से, एक होना है फीडबैक सर्किट की वजह से। एम्पलीफायर की वजह से जो फेस शिफ्ट पैदा हुआ वो कितना है, 180 डिग्री।
टोटल आपको रिक्वायर्ड कितना है, वो आपको रिक्वायर्ड है 360 डिग्री। इसका मतलब है फीडबैक सर्किट की वजह से जो फेज़ शिफ्ट पैदा होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा ताकि जो ओवरऑल फेज़ शिफ्ट है वो कितना हो जाए, 360 डिग्री के बराबर आ जाए। अब आपने फीडबैक सर्किट में इस्तेमाल किया है एक और इंडक्टर। ये दोनों इंडक्टर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक फिनोमिना है उसके ज़रिए लिंक्ड हैं। उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि प्राइमरी में जो करंट की वेरिएशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी की वजह से सेकेंडरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, बिल्कुल उतनी ही फ्रीक्वेंसी का जितनी फ्रीक्वेंसी का प्राइमरी में होता है। इसका मतलब है जितनी फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ यहाँ पर भी इंड्यूस होगा। लेकिन करना क्या है, आपने ये काम करना है कि ये जो दोनों कॉइल्स हैं इनको बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट करके लपेटना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, देखें ये कॉइल्स इस तरह से पैरेलल पड़ी हुई होंगी। ये जो पहली कॉइल है इसके ऊपर जब आप वाइंडिंग करेंगे ना, आप इस तरह से करेंगे, जैसे मेरा ये दायां हाथ घूम रहा है ना, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग। जब मेरा ये दायां हाथ घूमेगा तो मेरा ये थंब कहाँ पर होगा, अपवर्ड, यानी आउट ऑफ दिस कॉइल, यूँ। तो ये जो थंब होता है ना, ये आपको देता है फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये करंट और ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। अब ये जो L2 कॉइल है ये आपने उल्ट लपेटनी है, यानी ये इसके ऊपर लपेटी जाएगी, ये यूँ लपेटी जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखें मेरा जो थंब है वो कहाँ पर है, यूँ डाउनवर्ड अंदर की जानिब है। तो इट मीन्स कि जब इसका फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इसका फ्लक्स कम हो रहा होगा, जब इसका फ्लक्स कम हो रहा होगा तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल इंड्यूस होगा, और पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आए तो 180 डिग्री का क्या होता है, फेस शिफ्ट होता है। तो इट मीन्स कि आपने इन दोनों की वाइंडिंग को क्या करना है, ऑपोजिट सेंस में जो है वो आपने रखना है, तब जाके ओवरऑल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर था इसका जो वोल्टेज गेन है वो किसके बराबर था, कल आपने वोल्टेज गेन का फॉर्मूला पढ़ा कि इसका वोल्टेज गेन है RC ओवर RE प्राइम। माइनस साइन भी था, लेकिन माइनस साइन का मतलब तो आपने फेज़ शिफ्ट ले लिया ना, कि माइनस का मतलब है आउट ऑफ फेज़, तो वो तो बात ख़त्म हो गई। ये सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड देख लें। अब ये जो फीडबैक सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट है L2 और L1 के दरमियान। तो इसका जो गेन है वो है वोल्टेज अक्रॉस L2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस L1। ठीक है, जैसे आप ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि टर्न्स रेशियो किसके बराबर होती है, वो होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर यूँ मालूम करते हैं टर्न्स रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है V सेकेंडरी डिवाइडेड बाय V प्राइमरी। ये वो केस है जो आइडियल केस है, जब ये इंडक्टर बिल्कुल एक दूसरे के करीब हों, टाइटली कपल्ड हों, बहुत ज़्यादा करीब हों। ठीक है, तो इसको यूँ भी कहा जा सकता है, V वोल्टेज का होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको यूँ कहा जाएगा। और ये होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा I2, ये हो जाएगा I1। ठीक है, और ये जो वोल्टेजेस की रेशियो होती है ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इस वक्त ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, क्योंकि इसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए मैं इसको लिखूँगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऑसिलेशंस वाकई ही स्टार्ट हो जाएं तो उस वक्त कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि A को जब B से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 1। जिसे हमने कहा था लूप गेन मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। तो A की वैल्यू है RC ओवर RE प्राइम, और B की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, N2 ओवर N1। इन दोनों की जो रेशियो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के। अब आपके पास जो है वो सिचुएशन आ गई कि RC इंटू N2 इज़ इक्वल टू RE प्राइम इंटू N1। ये वो आइडियल कंडीशन है जिसके ज़रिए आप इस सर्किट के अंदर ऑसिलेशन पैदा करवा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये तो आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली जो है वो थोड़ा सा आप देखें कि RC N2 शुड बी
स्लाइटली ग्रेटर देन आर ई प्राइम एन वन, क्योंकि आप जानते हैं इधर भी कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, क्योंकि सारा फ्लक्स जो प्राइमरी में हो वो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी तक नहीं पहुँच पाता, वो इधर उधर जो है वो क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। तो फ्लक्स लिंकेज जो है वो मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एनर्जी ऑसिलेशंस हैं वहाँ पर भी उस ऑसिलेशन के दरमियान भी कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही है। इसलिए हम एम्पलीफायर का जो गेन होता है ना, ये जो एम्पलीफायर का गेन होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। मतलब आप देखें, ये आइडियल कंडीशन है कि गेन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/b। तो प्रैक्टिकल कंडीशन क्या है कि गेन जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो क्या रख लें, ग्रेटर रख लें, ताकि जो लॉसेस सर्किट के अंदर मौजूद हैं वो लॉसेस भी क्या हो जाएं, कंपनसेट हो जाएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। और इस तरह का जो ऑसिलेटर होता है, इस ऑसिलेटर को नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। कलेक्टर मींस आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं, ट्यूनिंग कहा जाता है इस सर्किट को। ये जो एलसी सर्किट होता है, पैरेलल एलसी सर्किट, इसको ट्यून्ड सर्किट कहा जाता है, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। तो ये जो आपके पास ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर होता है, उसकी जो है वो वर्किंग है, ठीक है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।